हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और दोस्तों चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। अपने लोग का काम ही क्या है, पढ़ाई करना। आपका पढ़ना, हमारा पढ़ाना प्लस पढ़ना, है ना। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं किस चीज के बारे में। पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। इस वीडियो में हम लोग उन क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ठीक है, मतलब सीधी सीधी बात यह है कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आ सकते हैं गद्य और काव्य दोनों से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देखिए। हम मतलब लिखे तो है नहीं, किताब का सहारा या क्वेश्चन बैंक किसी चीज का सहारा लेकर के हम आपको उन क्वेश्चन को बताएंगे जो इंपॉर्टेंट जो आने के चांसेस हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप उनको जरूर ध्यान दे करके पढ़ें और समझें और याद करें उन्हें, जिससे कि आपको अच्छे नंबर मिल सके। देखो, और एक बात ये भी है कि हम भौकाल में कह दें कि भाई 5 क्वेश्चन हैं, ये यही पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता, मुझे जिंदा जला दो, ये सब वो सब। तो भाई ये तो हमें लगता है कि सही भी नहीं है, और ऐसा भी सही नहीं कि हम जो 5 क्वेश्चन देंगे वो आएंगे ही, है कि नहीं। क्योंकि हमें क्या पता कि क्या आएंगे। बस इतना है कि भाई देखो, पढ़ाने का होता है ना कि पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा अनुभव हो जाता है, तो व्यक्ति को लगता है कि हाँ इस बार ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बस हम आपको यही बताने वाले हैं कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकते हैं। जो 100 क्वेश्चन थे, 150 क्वेश्चन थे, हम उसमें से छांट करके आपके लिए 50-60 कर सकते हैं। लेकिन आपको इतने तो पढ़ने ही पड़ेंगे भैया। बिना पढ़े अगर आप सोचे कि मैं यूट्यूब पे जादू डालूं और कहूं कि बस ये 10 क्वेश्चन पढ़िए और 2023 के बोर्ड में यही आएंगे, तो कहाँ होगा ऐसे, है कि नहीं। झूठ बोल के हम आपको झूठी दिलासा क्यों दें। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं बातों में और अपने सिलेबस पर आते हैं। हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चंस जरूरी हैं। सबसे पहले हम गद्य का क्वेश्चन बता रहे हैं। आप कॉपी पेन ले लीजिए, या फिर आप दूसरा ये कर सकते हैं कि लिख भी सकते हैं, वीडियो पुश कर करके लिख सकते हैं, लिखिए और उनका आंसर हम कोशिश करेंगे कि बता देंगे। और अगर नहीं बता रहे हैं तो आप उनको क्वेश्चन बैंक में या फिर गाइड में या किताब में कहीं से भी देखिएगा, क्योंकि वो जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गद्य के क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन से जरूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, एक चीज तो मैं आपको बोलूंगा। सबसे पहले आपको हिंदी साहित्य का जो इतिहास है ना, मंत्र दे रहे हैं आपको, मूल मंत्र। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो बाकी चीजें आपको समझ में आएंगी। पहला चीज है हिंदी, यहां पर हिंदी कर देते हैं आज, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। समझ में आ रहा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आप हिंदी साहित्य का इतिहास जब जैसे ही पढ़ेंगे आपको ये आना चाहिए। जैसे शुरुआत में आपने सबसे पहले आपका क्या आता है, आदिकाल आता है। ऐसे करके भक्ति काल, फिर रीतिकाल, फिर आधुनिक काल, फिर आधुनिक काल को 3-4 भागों में बांटा गया। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, छायावदोत्तर युग, ऐसे करके कई सारे विभाजित किया गया ना। सबसे पहला आप काम है, मैं बोलूंगा इतना आप कीजिए कि देखो भाई, जरूरी तो नहीं है पेपर में पूछा जाएगा, लेकिन इससे ना आपको पढ़ने का आधार मिल जाएगा, है ना। जैसे अभी हम किसी का नाम लेंगे, जैसे किसी लेखक का नाम लेंगे कि बताओ इन लेखक किस काल से थे, तो आप आसानी से बता पाओ, क्योंकि आप ये आदिकाल वीर गाथा काल पढ़े हो तो आपको आसानी होगी। नहीं तो फिर लगेगा यार हमने तो कभी आदिकाल वीर गाथा काल और ये रीतिकाल पढ़ा ही नहीं, तो दिक्कत होगी ना। सबसे पहली चीज है आप इतना याद कीजिए, हिंदी साहित्य का काल विभाजन। उसके बाद हम जो क्वेश्चन बताते वो देखिए, जिससे कि वो क्वेश्चन आपको समझ में आए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, पहला क्वेश्चन है भारतेंदु युग का काल निर्धारण, मतलब समय अवधि है कितने से कितने तक है, ये याद कीजिए। पहला क्वेश्चन लिख लिया। दूसरी बात है भारतेंदु युग के
प्रमुख लेखकों के नाम आप जरूर कम से कम नहीं तो 2 जरूर याद कीजिएगा, भारतीय युग के प्रमुख लेखकों के नाम, ठीक है। उसके बाद हिंदी आलोचना का उत्कर्ष कब से माना जाता है, तो इसका सही आंसर होता है शुक्ल युग से माना जाता है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी का प्रमुख आलोचक माना जाता है, या प्रसिद्ध या जन्मदाता आप कह सकते सीधा सीधा, रामचंद्र शुक्ल जी। आलोचना में बस बहुत अच्छे हैं, मतलब इनकी रचनाएं बहुत अच्छी होती है, इन सब में अच्छी का मतलब समझ ही रहे हैं आप। दूसरी बात, द्विवेदी युग का काल हमने बताया ना कि आदिकाल सभी का, सबसे पहले आपको इतना आना चाहिए, ठीक है। दूसरा अगला क्वेश्चन है, शुक्ल युग के प्रमुख आलोचक एवं निबंधकार, मतलब सीधा सीधा आप इतना याद कर लीजिए, शुक्ल युग के प्रमुख लेखकों के नाम 4 याद कीजिए कम से कम, और उसमें से ये याद रखना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे हैं किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, उनकी रचनाएं किस विधा में आती हैं। विधा समझते होंगे ना आप लोग, विधा का मतलब देखो क्या होता है, थोड़ा सा बता देते हैं, थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है जरूर, लेकिन पूरा देखिएगा तो जिससे समझ में आएगा। विधा का मतलब होता है हिंदी में रचना किस क्षेत्र में की गई, जैसे मतलब आपने कविता पढ़ा होगा, कविता भी एक विधा है, कहानी एक विधा है, जीवनी एक विधा है, आत्मकथा एक विधा है, और उपन्यास एक विधा है, नाटक एक विधा है। तो देखो नाटक में और कविता में आपको अंतर लगता है कुछ कि नहीं लगता, तो इसी को विधा बोलते हैं। कई तरीके की विधाएं होती है, आप हिंदी में जरूर पढ़िएगा कि कौन कौन सी होती है, नाम तो आपको कम से कम आना चाहिए, किसे कहते हैं ना है तो नाम तो कम से कम आना चाहिए, ठीक। अच्छा अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी ये हमने बताया ना कि शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार के नाम लिखिए, 2 याद कीजिएगा। इसमें आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल सबसे प्रमुख आलोचक और निबंधकार है, ठीक है। अगला है शुक्ल युग की समय सीमा 1900 से 1938 है, इसको याद कीजिएगा। उसके बाद शुक्लोत्तर, क्योंकि देखो क्लास 10th में सिलेबस में आप लोग का शुक्ल और शुक्लोत्तर युग है, इसलिए इसको विस्तृत रूप से और अच्छे से पढ़ना है, बाकी तो चाहे छोड़ भी दो, लेकिन शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग के बारे में आपको आना चाहिए कि हाँ इसकी समय अवधि कितनी है, इस काल के प्रमुख लेखक कौन से हैं, इस काल की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, इस काल की प्रमुख पत्रिकाएं कौन सी हैं, ये आना चाहिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, समय अवधि हमने बता ही दी कितनी होती है। अगला क्वेश्चन है शुक्लोत्तर युग की समय अवधि। समय अवधि का मतलब कितने से कितने साल तक के समय को शुक्लोत्तर युग कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शुक्ल युग के 2 प्रमुख लेखकों अथवा निबंधकारों के नाम। अब रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं, अभी हमने इससे पहले दिया था इसको कि रामचंद्र शुक्ल और 2 पूछ लिया, इसलिए इसमें बाबू गुलाब राय प्रमुख निबंधकार, तो ठीक है हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख लेखकों के नाम और उनकी रचनाएं। इसमें आप कम से कम 3 तो जरूर लिखिए, या 3 या मिनिमम 2 तो कम से कम होने चाहिए, 2 पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर लिखिएगा। उसके बाद है शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख आलोचकों के नाम। इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी और पंडित नंद दुलारे वाजपेयी का नाम दिया हुआ है, इन्हें आप लिख सकते हैं, लिख गया। अगला क्वेश्चन है, लिख लो या फिर कहीं पर टिक कर लो, अगर लिखने में टाइम लगे तो टिक कर सकते हो, किताब में नहीं, क्वेश्चन बैंक वगैरह कुछ भी हो ना तो उसमें कर लो बढ़िया, और हाथ पैर झिटिक लो, हमारे पैर दर्द करने लगे थोड़ी देर में आज। अगला क्वेश्चन देखो तुम लोग, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, छायावादी युग के लेखकों तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। अभी से लिख लीजिए इसको, क्वेश्चन बोल दिया है, अब अगला क्वेश्चन हम बोल रहे हैं। छायावादी युग के गद्य साहित्य की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन ना मिले तो आप लोग पूछ सकते हो, लेकिन ना मिले तभी पूछना, नहीं तो फालतू में मत पूछ लेना कि हाँ ढूंढना ना पड़े बसर्ती बता दे, है ना, तो ये मत करना, टाइम वाइम रहता नहीं उतना ज्यादा, नहीं तुम लोग परेशान करो, है कि नहीं। ना मिले तो भाई बताना, वो तो फिर करेंगे, हमारा काम ही है, हम बोले हैं तो करेंगे, है कि नहीं। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी की गद्य की किन्हीं 2 नवीन विधाओं के नाम। नवीन का मतलब समझ रहे हैं, नई विधाएं अभी शुरू हुई हैं जल्दी में,
उनका नाम लिखना है, तो इसमें डायरी और रिपोर्टाज इसका आंसर होगा, डायरी और दूसरा रिपोर्टाज। अगला क्वेश्चन है हिंदी गद्य की दो विधाओं के नाम लिखिए। तो आपको अभी हमने बताया ना, कहानी, नाटक, उपन्यास, सब विधाएं दो लिख दो कोई भी। अगला क्वेश्चन है आपका भारतेंदु युग के प्रमुख नाटककार का नाम लिखिए। तो उसमें आपको नाम लिखना है, भारतेंदु युग के प्रमुख नाटककार का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइम ज्यादा ना जाया करें जिससे। जयशंकर प्रसाद के दो ऐतिहासिक नाटकों का उल्लेख कीजिए। ऐसे कौन से दो नाटक हैं जो ऐतिहासिक है, उनका नाम लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिंदी के प्रथम नाटक और उनके नाटककार का नाम लिखिए। तो प्रथम नाटक कौन सी है? प्रथम नाटक है नहुष और इसके लेखक हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी भी हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद है किन्हीं दो बड़े कहानीकारों के नाम लिखिए, या इसी को कई बार पूछ लेगा आपसे कि किन्हीं दो प्रमुख ना करके किन्हीं दो प्रसिद्ध कहानीकारों को नाम लिखिए, तो भी यही लिखना है। लिखना क्या है? प्रेमचंद सबसे प्रसिद्ध कहानीकार है, नाम आए तुरंत लिख दो प्रेमचंद। दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तो दो बता दिए हमने। अगला क्वेश्चन है आपका प्रेमचंद्र के 4 उपन्यास के नाम लिखिए। ये याद कर लो, बहुत पूछा जाता है। मतलब 4 इसलिए क्योंकि कोई ना कोई पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा गबन किसकी रचना, सेवा सदन किसकी रचना है ना, और इस तरीके से कई सारी रचनाएं जो कि हैं किसकी, प्रेमचंद जी की। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है शुक्ल युग के 2 प्रमुख उपन्यासकारों के नाम लिखिए। ठीक है, तो इसमें आपका आचार्य चतुर्सेन शास्त्री और दूसरा है प्रेमचंद, आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास और उसके लेखक का नाम लिखिए। तो प्रथम मौलिक उपन्यास है आपका परीक्षा गुरु और जिसके लेखक है श्रीनिवास दास। लिख गया ना? अब देखो अगला, अज्ञेय की एक रचना का नाम लिखिए। तो इसमें शेखर एक जीवनी, उनकी रचना का नाम है, और विधा इसकी है उपन्यास। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये सब छोड़ते हैं, बहुत सारे दिए लेकिन आपको इतने सारे पढ़ने नहीं है, मतलब पढ़ने हैं, पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, लेकिन अभी क्या है इंपॉर्टेंट वाले पर ध्यान दो ज्यादा। अगला क्वेश्चन है हिंदी के 2 प्रमुख आत्मकथा लेखकों के नाम लिखिए। लिख गया? उसके बाद अगला क्वेश्चन है हिंदी के प्रमुख स्मरण लेखकों के नाम लिखिए, संस्मरण लेखकों के नाम लिखिए। बहुत पूछा जाता है, छोड़िएगा नहीं तो फंस जाओगे बोर्ड में तुम लोग। ठीक है, तो इसमें बनारसी दास, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, पद्म सिंह शर्मा, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है रेखा चित्र विधा के प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। तो 3 से 4 हम तो कहते हैं याद करो, 3 से 4, 2 ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन हो गया ना। अगला क्वेश्चन है हिंदी में यात्रा साहित्य और रिपोर्टाज के एक लेखक का नाम लिखिए। ये विधाएं हैं, रिपोर्टाज और यात्रा साहित्य क्या है, विधा है, और इनके एक प्रमुख लेखकों का नाम लिखना है। लिख गया क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है तुम्हारा हिंदी के 2 प्रमुख एकांकीकारों और उनके द्वारा लिखित एक एकांकी का नाम लिखिए। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, या फिर कई बार इसी को घुमा के इस तरीके से भी पूछते हैं कि किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए। तो इसमें डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसका सही आंसर है। बाकी 2-3 तो आप मिनिमम 2 से 3 याद कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे कॉलेज की डायरी के लेखक कौन है, इसका आंसर आपको बताना। अगला क्वेश्चन है सरस्वती पत्रिका कब और किसने संपादित की थी। तो इसका सही आंसर है सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 ईस्वी में संपादित की थी। ठीक है, चलिए अब यहां से जो अति लघुत्तरीय टाइप के थे अगर पूछे जाएंगे, ये वैसे उसमें भी आते हैं लिखने। अभी तो ऑब्जेक्टिव आएंगे आप लोग के, तो इनके आंसर आपको आने चाहिए जिससे कि आप बता सकें। अगला क्वेश्चन है आवारा मसीहा किस विधा की रचना है और किसकी रचना है। तो जीवनी विधा की रचना है और विष्णु प्रभाकर की रचना है। आंसर लिख लीजिएगा, बताएं। अगला
अगला है आपका क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम आपको कुछ रचनाएं बता रहे हैं, उनका आपको विधा लिखना है और किसने लिखा है उसको ये चीज लिखना है और याद करना है गद्य से। सबसे पहला है भाषा योग वशिष्ठ, किसकी रचना है? विधा बताइए। दूसरा क्वेश्चन रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है और विधा बताइए। तीसरा है नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है और विधा बताइए। अगला क्वेश्चन है इंदुमती किसकी रचना है और विधा बताइए। हम नाम बताए जा रहे हैं, बस आप लिखते जाइएगा, सब में ऐसे लिखना है, आपको लेखक का नाम बताना है और विधा बताना, मतलब कहानी है कि उपन्यास है कि नाटक है, क्या चीज वो बताना। अगला है परीक्षा गुरु, लिख लो। उसके बाद है साहित्यालोचन, ये श्याम सुंदर दास की है और आलोचना है, विधा आलोचना है। अगला क्वेश्चन है गोदान गबन कर्मभूमि रंगभूमि सेवा सदन, ये उपन्यास है और इनको लिखा है प्रेमचंद ने। पुश कर करके लिखते जाइएगा क्योंकि तेज बोल रहे हैं, हमें भी पता है। अगला क्वेश्चन है मेरी असफलताएं किसकी रचना है? तो गुलाब राय की है और आत्मकथा विधा है। अगला क्वेश्चन है ठलुआ क्लब किसकी रचना है? तो गुलाब राय जी की ही है और निबंध विधा की रचना है। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है और निबंध विधा की रचना है। उसके बाद बाण भट्ट की आत्मकथा बहुत पूछा जाता है, अगली बार भी क्वेश्चन आया था बोर्ड में आप लोगों के। तो बाण भट्ट की आत्मकथा किसने लिखा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने और उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, अगली रचना अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है और ये संस्मरण और रेखा चित्र के अंतर्गत आती है, विधा इसका। अगला क्वेश्चन स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा की रचना है और ये संस्मरण के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? तो ये रामरक्ष बेनीपुरी की रचना है और इसकी विधा है निबंध। हो गया याद तक? उसके बाद गुनाहों का देवता किसकी रचना है? बहुत पूछा जाता है भाई, पिछले बोर्ड के पेपर आप लोग उठा करके देखिए तो समझ में आएगा, है ना। हवा में यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, बढ़िया सा प्रूफ के साथ बताया जाएगा। गुनाहों का देवता किसकी रचना है और किस विधा की रचना है? लिखिए जल्दी। तो आप सभी को पता होगा कि गुनाहों की देवता जो है धर्मवीर भारती की रचना है और इसकी विधा है उपन्यास। दूसरा है सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? विधा बताइए। ये भी धर्मवीर के उपन्यासी है। उसके बाद आवारा मसीहा किसकी रचना है और विधा बताइए। अभी हमने पिछले में भी इसको बताया था कि विष्णु प्रभाकर की है और जीवनी विधा की रचना है। उसके बाद कलम का सिपाही बहुत पूछा जाता है, ये हम लोग के टाइम में आया था। कलम का सिपाही किसकी रचना है? तो ये अमृत राय की रचना है और यह एक जीवन चरित्र है, जीवनी टाइप का, आप जीवनी कह सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है? तो ये भी है हरिवंश राय बच्चन जी के और आत्मकथा विधा के है। लिख रहे हो ना? जहां जरूरत हो वीडियो को पुश कर लीजिए, लिख लीजिए या समझ लीजिए तो आगे बढ़िए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है उसने कहा था किसकी रचना है? उसने कहा था का सही आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी और कहानी विधा की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरी तिब्बत यात्रा किसकी रचना है? तो ये रचना है राहुल शंकरतयान की और विधा है इसकी यात्रा वृत्त। अगला क्वेश्चन है मैला आंचल किसकी रचना है? तो मैला आंचल रचना है फणीश्वर नाथ रेणु की। नाम लिख लीजिए। अब देखिए रस मीमांसा किसकी रचना है? अब इसमें देखो सीधा सीधा हम क्या कर रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित जो भी ग्रंथ है या फिर उनकी रचनाएं उनको बता रहे, आप लोग उनको लिखिएगा। ठीक है,
और आप लोग ये चीज जरूर कीजिएगा कि आपके सिलेबस में जितने जीवन परिचय दिए हैं ना, सबका रचना आपको याद होनी चाहिए। इसी में से ज्यादातर पूछ लेते हैं, एक दो तो आएंगे ही आएंगे इसमें से, तो याद कर लीजिएगा। बाकी हम भी बता दे रहे हैं कौन कौन से ज्यादा जरूरी है। देखो, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है और निबंध विधा की है। रस मीमांसा, उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास, ये 3 रचनाएं इनकी जरूरी हैं, जरूर याद कीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आकाशदीप किसकी रचना है? तो ये है जयशंकर प्रसाद की और कहानी विधा की रचना है आकाशदीप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंकाल तितली इरावती किसकी रचना है? ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं और उपन्यास हैं ये सभी, अभी जो हमने बताई। ठीक है, उसके बाद बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित 2 नाटकों के नाम लिखिए। तो इसमें आप अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सब लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है पंचपात्र किसकी रचना है? तो ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचना है। कुछ बिखरे पन्ने किसकी रचना है? तो ये भी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचना है। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप सभी जानते होंगे, भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं ये, और एक प्रसिद्ध आत्मकथा लेखक भी है। आप लोग इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा आपको, है ना। और कुछ बच रहे गद्य में, वो बता देते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना संस्कृति के 4 अध्याय, ये इंपॉर्टेंट है। अर्धनारीश्वर याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और रेती के फूल, ये इंपॉर्टेंट है। तीन याद रखने बस, रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है खून के छींटे, ये भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। और निबंध विधा की रचना, ये याद रखना है। उसके बाद ठूठा आम, ये भी भगवत शरण उपाध्याय की रचना है, इसे भी याद रखना है। अगला है हिमालय की पुकार, ये रचना है जयप्रकाश भारती की। दूसरा क्वेश्चन है चलो चांद पार चले, तो ये भी जयप्रकाश भारती जी की रचना है। तो ये गद्य में इतने क्वेश्चन थे। हालांकि इसमें तो देख लो, इतने में तो भाई बहुत सारे दिए हुए, लेकिन आप इतना भी पढ़ लोगे ना तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आपसे होने वाले हैं। ज्यादातर क्वेश्चन आपको इसी में से मिलेंगे। आप लोग पेपर दे लीजिए 16 तारीख को, उसके बाद मिलेगा, और कमेंट करके बताइएगा कि कितने क्वेश्चन फंसे और कितने नहीं। ठीक है, अब इसी समय पद्य का देख लेते हैं, जो काव्य में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले इसमें भी आप लोग हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास पहले याद कीजिए, कौन सा काल कितने काल तक चला, पहली चीज तो ये छोड़ना नहीं। अब हम फिर क्वेश्चन बताएंगे, रेस्ट कर लो थोड़ा सा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं भक्ति काल का, है ना। भक्ति काल में देखो, सबसे पहले आपको हिंदी काव्य का काल विभाजन आना चाहिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए वीर गाथा काल के प्रमुख कवि और उनकी एक एक रचना। 4 प्रमुख कवि याद कर लीजिए और उनकी एक एक रचना याद कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए भक्ति काल की 2 विशेषताएं। उसके बाद माफ कीजिएगा, अगला क्वेश्चन है भक्ति काल के 4 प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। 4 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए और उनकी रचनाएं लिखिए, क्या क्या उन्होंने रचनाएं की। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है रीति काल का समय कब से कब तक माना जाता है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीति काल के सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कवि तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो सब लोग जानते हैं इसमें बिहारी का नाम सबसे ज्यादा आता है, बिहारी, उन्होंने बिहारी शब्द से ही लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रीत काल के ऐसे 2 कवियों के नाम लिखिए जिन्होंने इस युग में रीति परंपरा से हटकर वीर काव्य बनाए हैं, और उनकी एक एक कृतियों के नाम लिखिए। मतलब समझ रहे क्वेश्चन क्या कह रहा कि ऐसे 2 कवियों के नाम लिखना है, क्योंकि रीत काल में ज्यादातर श्रृंगार
रस की प्रधानता थी, लेकिन दो ऐसे कवि थे जिन्होंने अपनी रचनाओं में वीर रस की प्रमुखता दी है। तो इसका आंसर है भूषण और गोरेलाल, दो कवि ऐसे थे जिन्होंने अपनी रचनाएं जो लिखी हैं वीर रस में लिखी हैं, या वीर काव्य कह सकते हैं आप इसे। अगला क्वेश्चन है रीतिकाल के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं के नाम। बहुत पूछा जाता है आपको रीतिकाल, इसमें बढ़िया सा पढ़ना है, रीतकाल से क्वेश्चन आता है। रीतकाल के आप चार पढ़िए, रीतकाल के 4 प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के नाम। उसके बाद है रीतकाल की प्रमुख विशेषताओं के नाम। दो तो मिनिमम है, 2 से 4 आप याद कर लीजिए, इसमें उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है द्विवेदी युग के 2 प्रसिद्ध कवियों के नाम लिखिए। लिख लिया, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है छायावादी युग के 2 कवियों के नाम और उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखिए। इसमें जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा है। सुमित्रानंदन पंत का भी नाम लिख सकते हैं और उनकी रचनाएं लिखिए आप। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये भी, इसमें दिया है एक प्रयोगवादी कवि का नाम लिखिए। प्रयोगवादी कवि का नाम लिखिए और उनकी एक रचना लिखिए। उसके बाद है छायावादी युग के 4 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन है छायावादी युग की 4 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 4 नहीं, 2 कम से कम लिखोगे ना। देखो अगर ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, अगर आप सोच रहे हो कि तिलकोत्तरी में या फिर ऐसे नहीं आएगा, तो उसमें आपको पूछ लेंगे ना ऐसे करके कि भैया बताओ छायावादी युग की प्रमुख विशेषता है, ऑप्शन दे दिया आपको, एक दे देंगे उसमें से। कैसे पढ़ पाओगे? अगर आपको पता होगा, पढ़े रहोगे तभी कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज याद करिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रगतवादी कविता का जन्म क्यों हुआ? किन्हीं 4 प्रगतवादी कवियों और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। किताब में देखिएगा, ये सब क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। अगला क्वेश्चन है प्रगतवादी युग की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 4 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये यहां से क्वेश्चन आता, प्रगतवादी युग और प्रयोगवादी, इनमें से एक ना एक देखना आ ही जाएगा। लिख लिया ना। अब उसके बाद है नई कविता के 4 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। सीधे सीधे नई कविता के 4 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो इसमें प्रमुख कवि है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे, उसके बाद है गिरिजा कुमार माथुर, उसके बाद है प्रभाकर माचुए और उसके बाद है भवानी प्रसाद मिश्र। लिख लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रयोगवादी कविता की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उसके बाद अगला है और लास्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है इसमें तार सप्तक को कब और किसने प्रकाशित किया था, या फिर तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो अज्ञे जी ने किया था, सन था 1943 ईस्वी, 43। अब हम कुछ रचनाएं बता दे रहे हैं, 10 से 15 हैं केवल, इनको याद कर लीजिएगा आप लोग। सबसे पहला है पृथ्वीराज रासो, किसकी रचना है? तो सबको पता है चंद्रबरदाई की रचना है, याद कीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साकेत भारत भारती, किसकी रचना है? तो ये दोनों रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है परशुराम की प्रतीक्षा, किसकी रचना है? तो ये रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की। लिख लिया। अब उसके बाद देखो तुम लोग, आंगन के पार द्वार, किसकी रचना है? तो यह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे जी की। और इसके साथ इनकी एक और रचना पूछी जाती है हरी घास पर क्षण भर, किसकी रचना है? तो ये भी अज्ञे जी की। तो 2 हो गई, एक आंगन के पार द्वार और दूसरी हरी घास पर क्षण भर। लिख लिया ना। अब उसके बाद देखिए
प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो ये रसखान की है। चलिए उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं ना, हरी घास पर क्षण भर आज्ञे जी की रचना है, ये भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद ये तो हमने अभी बता भी दिया, वैसे कुछ और बच रही हैं, जैसे कि यामा किसकी रचना है? यामा, दीपशिखा, नीरजा, ये तीनों रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की, पूछी जाती हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। और इसके साथ अब हम लगभग क्वेश्चन कवर कर चुके हैं जो गद्य और काव्य में पूछे जाने हैं। ठीक है, मतलब देखो हैं तो काफी ज्यादा क्वेश्चन, सही बात है, लेकिन ये है कि 150 जो क्वेश्चन है, क्योंकि किताब में बहुत सारे क्वेश्चन दिए, तो बस हमने क्या किया कि उन्हीं को छांट लिया है। जो 50 से 60 क्वेश्चन टोटल बन रहे हैं, आप लोग इनको पढ़ लीजिए। 100% आपको अच्छे नंबर मिलाने देने में ये लोग कामयाब होंगे, ये क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अब मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।